नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसे शॉर्ट में हम बोल देते हैं एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे कि हम अगर बात करें एआई की, तो ये जो होती है एक प्रकार से जैसे मनुष्य सोचता है या इंसान सोचता है, उसी प्रकार अगर मशीन को बना दिया जाए मनुष्य के सोचने के हिसाब से, यानी कि जिस प्रकार मनुष्य सोचता है उसी हिसाब से अगर मशीन सोचने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एआई की संज्ञा दे सकते हैं। वर्तमान में बहुत सारी चीज़ हमको एआई के एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलेगी। एआई को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने जो है ई गवर्नेंस के बारे में कंप्लीट चीज़ें पढ़ लिया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड, हमने जो है ई कॉमर्स के बारे में हमने कंप्लीट चीज़ें देख ली है। साथ ही हमने जो है एक वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में भी सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली है, उनको आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। यहाँ पर हम जो शुरू करेंगे एआई के बारे में हम बहुत सारी चीज़ जानेंगे। सबसे पहले तो एआई होता क्या है और विस्तार से जानेंगे। एआई की जो एग्जाम्पल्स है, उसकी हिस्ट्री है, उसका विकास कैसे हुआ, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद एआई के अंतर्गत एक और चीज़ देखने को मिलती है एक्सपर्ट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ईएस या फिर विशेषज्ञ प्रणाली हम बोल सकते हैं, तो उसको भी हम जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे एआई क्या होता है। तो एआई हम सिंपल अगर देखें तो एआई जो है कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, यानी कि कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत मशीन को ऐसा बनाना, यानी कि मशीन को इस हद तक कैपेबल बनाना ताकि वो मानव बुद्धि से जुड़े सारे काम वो खुद कर सके, यानी कि मशीन को इस हिसाब से कैपेबल या इस हिसाब से सक्षम बनाना ताकि वो मानव बुद्धि से जुड़े सारे काम कर सके। कैसे? देखिए, मानव जो है देखकर काम कर लेता है, यानी कि किसी के काम करने को देखेगा और खुद भी काम कर लेगा। उसी प्रकार हमारे जो है मशीन काम करेगी। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? एआई के अंतर्गत। इसके अलावा बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली जो भाषा है उसको समझना, जैसे मनुष्य समझ लेता है उसी प्रकार मशीन को समझना है, साथ ही उसका ट्रांसलेशन भी करना है। तो वर्तमान समय में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे इसी से रिलेटेड। आगे हम बात करेंगे उनकी। डेटा का विश्लेषण करना, डेटा को एनालिसिस करना, जिस प्रकार मनुष्य की क्षमता होती है उसी प्रकार जो होती है मशीन की क्षमता यहाँ बनाने को देखी जा रही है। रिकमेंड करना, यानी कि सिफारिश करना किसी चीज़ को लेकर। साथ ही हम अगर बात करें तो तर्क से संबंधित कार्य करना, यानी कि हम सिंपल अगर बोले तो लॉजिक से रिलेटेड काम करना। सही है या नहीं है, इफ़ वाली जो कंडीशन होती है ना, उस हिसाब से जो मशीन है वो काम करने लगेगी। उसके साथ ही नई नई चीज़ें सीखना, देखकर किसी को या सिखाने को। जैसे आज की डेट में जो रोबोट है, रोबोट भी आपको देखने को मिलेंगे। रोबोट भी किसके लिए, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं? एआई। और रोबोट जो है एक प्रकार से केयर टेकर के रूप में भी आने लगे हैं, तो वो देख देख कर सीख जाते हैं। तो ये क्या है? एआई है। पर्यावरण के साथ बातचीत करना, साथ ही समस्याएं जो कुछ विशेष प्रकार की होती है उनको सुलझाना। क्रिएटिविटी का अभ्यास करना, जिस प्रकार रचनात्मकता की जो कैपेसिटी मनुष्य में होती है उसी प्रकार मनुष्य को देखकर इसको जो है मशीन में अप्लाई करना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? एआई बोल देते हैं। एआई का उपयोग वित्त, यानी कि जो फाइनेंस होता है, पैसे धेले से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, उसके साथ ही हम कई उद्योग, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका उपयोग कर सकते हैं, जहां इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को एनालिसिस या डेटा का विश्लेषण करने, साथ ही धोखाधड़ी या जो फ्रॉड होता है उसको पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? एआई का उपयोग कर सकते हैं। कुछ एआई प्रोग्राम अपने पिछले अनुभवों से सीख भी सकते हैं, यानी कि अगर जो प्रोग्राम है हमने पहले से कोई काम दिया उसको या कुछ चीज़ें सर्च की हैं, तो उस आधार पर वो अगला जो भी आउटपुट आएगी, उसकी अगली प्रदर्शन या अगला परफॉर्मेंस रहेगी, वो उसमें सुधार देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने पहले उसको इनपुट दे चुके हैं एक बार। इसके साथ ही हम अगर बात करें, जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की बुद्धिमत्ता या मनुष्य की इंटेलिजेंस की तरह ही कार्य कर सके, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पे एआई बोल देते हैं। अर्थात जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वह मनुष्य के अनुसार या मनुष्य के जैसे ही कार्य कर सके, तो उसको हम बोलेंगे एआई। तो एआई तो आपको समझ गए होंगे। एआई अर्थात सिंपल एक लाइन में अगर बोलें तो मशीन को, जो मशीन होती है उसको इस प्रकार कैपेबल बनाना कि वो मनुष्य के हिसाब से या मनुष्य के अनुसार काम कर सके या मनुष्य के जैसे ही काम कर सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एआई बोलेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेंगे। उसके पहले मैं बता दूं आपको, जो जॉन मैकार्थी नाम के पर्सन थे, इन्होंने सबसे पहले एआई शब्द को, मतलब एआई जो है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हम बोल रहे हैं, इसके पिता के रूप में किसे जानते हैं? हम जॉन मैकार्थी को जानते हैं। बुद्धिमान मशीनों, मतलब इन्होंने क्या बोला है? जॉन मैकार्थी ने क्या बोला है? बुद्धिमान मशीनों, यानी कि जिस प्रकार इंसान बुद्धिमान होता है उसी प्रकार बुद्धिमान मशीनों
जो होती है विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का जो विज्ञान है या इंजीनियरिंग, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एआई। तो ये किसने बोला है, जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी के अनुसार ये परिभाषा है एआई की, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एआई जो है कंप्यूटर बनाने का एक तरीका है, एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट जो इंसान जैसा होता है, मशीन, एक सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी, मतलब जो बुद्धिमानी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हिसाब से वो सोचता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार मनुष्य सोचता है, मतलब मनुष्य जैसा सोचता है वैसे अगर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के द्वारा सोचने लगे तो वो क्या कहलाता है, एआई की श्रेणी में उसे शामिल कर लेते हैं। एआई का अध्ययन इस बात से किया जाता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है, मनुष्य कैसे किसी समस्या को हल करता है और उसको सीखने की कोशिश करता है, निर्णय लेता है, काम करता है। ये सारी चीज़ें जो मनुष्य की प्रक्रियाएं होती है उसको एक मशीन में अप्लाई करना क्या कहलाता है, एआई कहलाता है। मतलब उसका अध्ययन ही हम बोल सकते हैं एआई में शामिल करेंगे। एआई के लक्ष्य क्या है, मतलब एआई जो है अगर इसकी बात करें तो एआई का जो प्राथमिक लक्ष्य है मशीनों में मानव बुद्धि, मानव जैसी जो बुद्धिमत्ता है या मानव जैसी इंटेलिजेंस है उसको अप्लाई करना इसका प्रमुख लक्ष्य है, ताकि हमको कम से कम, जैसे मनुष्यों की बहुत सारी ज़रूरत होती है काम करने के लिए, तो हमको मशीनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करा सकें, इसके लिए इसका जो प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। जटिल से जटिल जो कार्य होते हैं जो मनुष्य करता है, निर्णय लेता है, इन सभी कार्यों को मशीन करने लगेगी कब, जब एआई अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एआई के उद्देश्यों में जो है मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जिसमें सबसे पहला हम देखें तो कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और डिसीजन लेने, यानी कि समस्या का समाधान और निर्णय लेना, इसकी जो है पहला प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हम देखें तो ऐसे सिस्टम को विकसित करना या ऐसे सिस्टम को डेवलप करना जो बड़े डेटा सेट का मतलब जो डेटाबेस होता है उसमें बहुत जो विस्तार से हम देखें नॉलेज जो बेस होता है उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, पैटर्न, जो भी पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसकी पहचान करना, जो डेटा संचालित है उस पर निर्णय ले सके, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। समस्याओं को हल करना, यानी कि जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना, कुशलतापूर्वक निर्णय लेना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, वित्त से लेकर परिवहन, विनिर्माण, इन सभी उद्योगों में अगर देखें तो हमको समस्या के समाधान के लिए एआई का जो है जो एक प्रकार से कर्तव्य देखने को मिल जाता है। यानी कि एआई जो है, एआई को विकसित करने का मुख्य लक्ष्य हमको समस्या के समाधान के रूप में देखने को मिल जाता है। जैसे एक पेशेंट है, पेशेंट की देखभाल करने के लिए देखिए एक रोबोट बना दिया। रोबोट के अंदर क्या है, रोबोट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक मशीन है जिसके अंतर्गत एआई से परिपूर्ण एक कंप्यूटर प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल किया गया है। तो क्या करेगा वो, उसमें जो है मानव की बहुत सहायता करेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हम देखें तो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जिसे हम नॉर्मल बोले तो एनएलपी, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसे हम बोल सकते हैं। तो यह क्या, तो एक प्रकार से जो प्राकृतिक भाषा है उसमें मनुष्यों को समझ और बातचीत करना, प्राकृतिक भाषा को समझना, साथ ही जो मनुष्य है उससे बातचीत करना। आपने एग्जाम्पल के रूप में भी देखे होंगे, देखिए जो मैक iOS है, मैक मतलब जो लैपटॉप होता है, या iOS मतलब जो आपके टैबलेट वगैरह और फ़ोन में रहते हैं एप्पल के, उसमें आपको ये जो है एक प्रकार से सीरी देखने को मिलता है, जो असिस्टेंट होता है जो कि हमारे बोलने के अनुसार कुछ आंसर देता है। ऐसे अमेजन का एलेक्सा देखे होंगे, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार गूगल असिस्टेंट, जो गूगल होम हम देख सकते हैं, ये सब हम जो भी बोलते हैं उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और साथ में उसका आउटपुट प्रदान करते हैं। ठीक है, आप अपने फ़ोन में गूगल का इस्तेमाल करते हैं, ओके गूगल बोल के, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से एनएलपी है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये क्या होता है, एक प्रकार से जो होती है डीप लर्निंग और जो मशीन लर्निंग होती है, एआई के सबसेट माने जाते हैं। एआई के मतलब एक प्रकार से सब कैटेगरी होती है जो मशीनों को स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना डेटा को सीखने में सक्षम बनाने के लिए केंद्रित है। साथ ही तकनीक जो है उसमें कंप्यूटर विज्ञान, बॉक पहचान, सिफारिश सिस्टम सहित अन्य जो क्षेत्र है उसके लिए प्रगति भी यहाँ देखने को मिल जाती है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में एआई का जो होता है एक प्रकार से उपयोग होता है। एआई को रोबोटिक्स के साथ साथ एकीकृत करने से बुद्धिमान मशीनों को जन्म मिला है जो भौतिक कार्यों को सटीकता से कर सकती है। जैसे ऑटोमेटिक व्हीकल्स जो आ गया है, मतलब जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे देशों में ऑटोमेटिक व्हीकल्स आ गए। इसका मतलब है बिना ड्राइवर के वो चलने लगे हैं। तो ये कौन काम करता है वहाँ पर, उसके पीछे काम करता है एआई। ठीक है, मतलब एक प्रकार से एक रोबोट बोल सकते हैं, जो कार होती है वो खुद ही, या फिर आप सिंपल बोले तो ऑटोमेटिक चलती है वो एआई के कारण। ठीक है,
इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा को बढ़ाना, तो मैंने अभी बताया केयर टेकर के रूप में रोबोट आने लगे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो जैसे मान लो जो आईटी की फील्ड में सबसे आगे कंट्री है, उनके द्वारा ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए एआई का यहाँ मुख्य लक्ष्य है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके लक्ष्य के रूप में देखने को मिल जाती है। एक बार इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं क्या हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ मैं। तो हिस्ट्री हम विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हिस्ट्री में सिंपल देखें तो आपको 1943 से शुरुआत होती है कहानी, 2015 तक हम देखेंगे। हालांकि अभी क्या चल रहा है 2024, तो 2024 के एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एआई के बारे में बेसिक रूप से जाना, एआई के लक्ष्य यहाँ पे देखे, तो आपको इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो हिस्ट्री है या उसका इतिहास है, कहाँ से शुरुआत हुई कहानी, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके पहले हमने बात करें एआई की है क्या। तो एआई सिंपल मान लीजिए आप कि मशीनों को इस हिसाब से काबिल बनाना ताकि वो इंसान जैसी बुद्धि उसमें आ सके और इंसान जैसे वो काम कर सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एआई, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसे हम बोल देंगे। तो एआई की सिंपल जो हिस्ट्री है आप देखें सिंपल, तो यहाँ पे 1943 में कहानी शुरू हुई जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का जो है एवोल्यूशन या विकास हुआ। फिर ट्यूरिंग मशीन है उसका विकास हुआ 1950 में। 1956 की बात करें तो वर्थ ऑफ एआई यानी कि डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे देखने को मिला। फिर फर्स्ट चैटबॉट बना। चैटबॉट क्या होता है, जो ऑनलाइन आपकी हेल्प करे, आप कोई चीज़ पूछते हैं वेबसाइट वगैरह में और आपको फटाफट रिप्लाई आता है, इसका मतलब वो क्या है, चैटबॉट। तो एलिजा नाम का चैटबॉट बना 1966 में। 1972 की बात करें तो फर्स्ट इंटेलिजेंस रोबोट जिसका नाम बॉबेट फर्स्ट था, ये बना। फिर फर्स्ट एआई विनर हुआ, यहाँ पे देखने को मिला 1974 से 80 के बीच में। 80 में आपका एक्सपर्ट सिस्टम मिला। तो एक्सपर्ट सिस्टम एक प्रकार से एआई का ही एग्जाम्पल है, इसके बारे में आगे हम विस्तार से जानने वाले हैं। 87-93 के अंतर्गत हमको सेकंड एआई विनर देखने को मिला। इसके साथ ही आप देखें तो 1997 में आपको IBM डीप ब्लू फर्स्ट कंप्यूटर टू बीट वर्ल्ड चेस चैंपियन के लिए यहाँ पे एआई प्रोग्राम देखने को मिला। 2002 में आपको एआई इन होम यानी कि रूम्बा नाम से देखने को मिला। 2011 में आपको IBM वॉटसन बिन्स क्विज आपको देखने को मिला। 2012 में आपको गूगल नाउ देखने को मिला। 2014 में चैटबॉट एगेंस्ट जो है घोस्टमैन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट देखने को मिला। 2015 में आपको अमेजन इको देखने को मिला। इसके अलावा भी 2024 तक की कहानी है, उनको हम एक एक करके यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एआई का जो इतिहास है काफ़ी बड़ा है, वो तो आपने देख लिया 1943 से कहानी शुरू हुई है, तो ये काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। कई दशकों में फैला भी है। कई दशक का मतलब 10-10 साल का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम बोल देते हैं दशक, जिसमें महत्वपूर्ण बहुत सारी प्रोग्रेस देखने को मिली। तो इन सभी को अगर आधार माने तो हम एक एक करके सबसे पहले बात कर लेते हैं 1950 का दशक में इसका फाउंडेशन मतलब इसका आधार हम बोल सकते हैं नींव रखी गई। क्या रखी गई, नींव रखी गई। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द को जॉन मैकार्थी ने 1956 में डार्थमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में किया था। मैंने डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस बताया था आपको पीछे। और एलन ट्यूरिंग, मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन और अन्य जो प्रारंभिक उन्नति है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसके लिए बुद्धिमत्ता अनुसंधान में नेतृत्व किया गया। इसके बाद 1950 से 60 का जो दशक था वो प्रारंभिक अवस्था थी एआई प्रोग्राम्स की। तो प्रारंभिक एआई प्रोग्राम्स विशेष समस्याओं को हल करने के लिए विकसित किए गए। मतलब आज की डेट में अगर देखें तो हर एक समस्या को एआई प्रोग्राम हल कर दे रहे हैं, परंतु जब शुरुआत इसकी हुई थी तो कुछ विशेष समस्याओं के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे कि शतरंज खेलने के लिए इसका उपयोग किया गया था। लॉजिक बेस्ड सिस्टम को यहाँ पे जो था लॉजिक बेस्ड सिस्टम जो कुछ तार्किक गणनाएं करता था, उसके लिए एआई प्रोग्राम यहाँ पे जनरेट हुआ था या बनाया गया था। 1956 में न्यूल और साइमन द्वारा लॉजिक थ्योरिस्ट और गणितीय सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए प्रारंभिक एआई प्रोग्राम जो है आपको डेवलप करने देखने को मिला। इसके बाद सिंबॉलिक एआई देखने को मिला 1960 से 70 के दशक में। सिंबॉलिक एआई को मुख्य रूप से गुड ओल्ड फैशन्ड एआई मतलब GOFAI के नाम से इसे जाना जाता है। स्ट्रक्चर्ड सिंबॉलिक रूप में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने और सिंबल्स को संचालित करने के लिए नियमों यानी कि जो रूल्स होते हैं उसका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित थी। फिर देखिए इसी अवधि में आपको एक्सपर्ट सिस्टम देखने को मिला। एक्सपर्ट सिस्टम से मतलब विशेषज्ञ सिस्टम या विशेषज्ञ प्रणाली, आगे बात करेंगे विस्तार से। देखिए एक्सपर्ट सिस्टम में आपको माइसिन देखने को मिला। माइसिन का मुख्य काम बैक्टीरियल संक्रमणों का निदान करने मतलब डायग्नोस करने के लिए इसका उपयोग किया गया माइसिन। और ये किसका एग्जाम्पल था, एक्सपर्ट सिस्टम का। और एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक प्रकार का एआई प्रोग्राम है। फिर एक मिला डेंड्रियल क्या है, रासायनिक विश्लेषण के लिए इसका उपयोग किया गया था।
इसके बाद देखिए आपको 1970 से 80 के बीच में शीतकाल देखने को मिला। अब शीतकाल होता क्या है? एआई का शीतकाल मतलब पहले तो समझिए शीतकाल क्या होता है। तो शीतकाल से मतलब आप समझिए आप पढ़ना शुरू किए, आपका एग्ज़ाम है मान लो, ठीक है, आपने पढ़ना शुरू किए, आज 10 घंटे पढ़े, 10 करके एक महीने तक आपने 10 घंटे पढ़े। फिर कुछ ऐसे काम आ गए, शादी विवाह या कोई कार्यक्रम आ गया, तो एक महीने बाद आपका जो पढ़ाई है वो ठंडी पड़ गई। कैसी हो गई? ठंडी पड़ गई, मतलब आप 1 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, या फिर नॉर्मल पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं तो जाने दो, ऐसा आपने बोल दिए काम के चक्कर में। तो ऐसी स्थिति को हम सिंपल बोल देंगे शीतकाल, यानी कि ठंडे बस्ते में डाल देना। ऐसे ही एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो प्रोग्रेस चल रही थी वो भी 70 से 80 के दशक में क्या हुई? शीतकाल उसमें आ गया, यानी कि ठंडक हो गई। ठंडक मतलब कार्य बहुत धीमी गति से हो गया या फिर बंद ही हो गया। तो प्रारंभिक उत्साह के बाद यहाँ देखें तो 70 से 80 में तकनीकी सीमा और तकनीकी जो लिमिट थी उसके कारण, या फिर हम बोले अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण, वित्त यानी कि पैसे की कमी या फाइनेंस की कमी के कारण एआई की जो प्रगति थी, जो प्रोग्रेस थी, वो काफ़ी धीमी हो चुकी थी 70 से 80 के दशक में, ठीक है। इसी कारण इसे एआई का शीतकाल बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम शीतकाल के बाद देखेंगे। तो शीतकाल के बाद 80 से 90 के दशक में ये कहानी फिर से शुरू हुई। तो फिर से कैसे शुरू हुई? कनेक्शनिज्म और न्यूरल नेटवर्क। अब यहाँ देखोगे तो आपको देखिए न्यूरल नेटवर्क मतलब जिसे डीप लर्निंग बोला जाता है, डीप लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, और कनेक्शनिज्म मॉडल मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम, इसे हम देख सकते हैं। इसमें फिर से जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ है, फिर से रुचि उत्पन्न हुई, और न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए बैक प्रोपेगेन एल्गोरिदम, जिसका उपयोग तंत्रिका नेटवर्क को सीखने में मदद करता है, इसके लिए जो है इसको विकसित किया गया। बैक प्रोपेगेन एल्गोरिदम का जो है एक पर्यवेक्षित शिक्षण एल्गोरिदम है जो तंत्रिका नेटवर्क मॉडल को प्रशिक्षित करता है। इसका उपयोग मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग में भविष्यवाणियों के लिए सटीकता में सुधार करने के लिए किया गया। आगे देखें तो जॉफ्री हिंटन, यान लेकन और यशुआ बेंगियो, ये जो है अनुसंधानकर्ता थे यानी रिसर्चर थे। इन्होंने गहरे लर्निंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। ये 80 से 90 यानी शीतकाल के जस्ट बाद की कहानी हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद देखिए पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब एक तो होता है उत्थान मतलब जागना, और पुनरुत्थान मतलब सोने के बाद फिर से जागना, यानी कि ठंडे हो गए, ठंडे होने के बाद फिर से एनर्जेटिक होना, क्या कहलाता है? पुनरुत्थान कहलाता है। उसके बाद आधुनिक यानी कि वर्तमान तक, 2000 से वर्तमान तक की जो एआई है उसको हम देखने वाले हैं। तो 21वीं सदी में एआई दोबारा रुचि का जो है पुनरुत्थान देखा गया। कंप्यूटिंग पावर, बिग डेटा, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, एल्गोरिदम के एडवांस यानी कि जो उसकी अगला वर्जन है उसको उत्पन्न किया गया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे हम एनएलपी बोलते हैं, कंप्यूटर विज़न, इसके अद्वितीय यानी कि यूनिक जो एक प्रकार से रिसर्च थी, प्रयोग थे, उसने वर्चुअल असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम, ऑटोनोमस मोबाइल, ठीक है, जो व्हीकल्स होती है, ऑटोमोबाइल्स होती है, एंड मेडिकल डायग्नोस, जो नैदानिक समस्या है उसके लिए जो सिस्टम होते हैं, इस एप्लीकेशन को यहाँ पे बनाया गया। कब? 2000 और वर्तमान के बीच में। साथ ही आप गूगल के अंतर्गत देखोगे, फेसबुक है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन कंपनियों ने भी अनुसंधान, एआई के अनुसंधान में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निवेश किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया, और समय के अनुसार ये इनोवेशन इसमें करते जा रही है। अब बात करते हैं हम वर्तमान की। वर्तमान में देखिए बिजनेस यानी कि व्यापार के अंतर्गत देखोगे तो आपको एआई के एग्जांपल जैसे स्पैम फिल्टर देखने को मिल जाता है, स्मार्ट ईमेल देखने को मिल जाता है, वॉइस टेक्स्ट फीचर देखने को मिल जाता है, साथ ही स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्डर मतलब जैसे उदाहरण के लिए आप किसी को मैसेज करते हैं और आपको रिप्लाई आ जाता है तुरंत, ठीक है, मतलब मैसेज करने के लिए धन्यवाद या दुनिया भर की ऐसी चीज़ें आ जाती है व्हाट्सअप में, देखो बहुत सारी जगह। तो वो क्या है? ऑटोमेटेड रिस्पॉन्डर हम इसे बोल सकते हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाती है, सेल्स एंड बिजनेस फॉरकास्टिंग, सिक्योरिटी सर्विलेंस, ये सारे एग्जाम्पल क्या है? वर्तमान के हिसाब से जो बिजनेस है उसमें यूज़ किया जा रहा है एआई के। एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो क्लासरूम का मैनेजमेंट यहाँ ऑटोमेटिक हो जा रहा है एआई के माध्यम से, लेसन की प्लानिंग हो जा रही है, क्लासरूम, ऑडियो विजुअल, पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज लर्निंग, टेस्ट प्रिपरेशन, ये सारे एग्जाम्पल एजुकेशन के हैं जो कि एआई के रूप में यहाँ यूज़ होते हैं। मनोरंजन के लिए भी एआई का उपयोग हो रहा है वर्तमान में, तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन इन स्ट्रीमिंग सर्विस, जैसे गेम्स की स्ट्रीमिंग हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर रिकमेंड हो जाता है ऑटोमेटिक। एआई जनरेटेड म्यूजिक यहाँ देखने को मिल जाता है, आर्ट देखने को मिल जाता है, पिक्चर देखने को मिल जाती है, सब क्या है? एंटरटेनमेंट के लिए एआई का उपयोग है। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर देखें तो ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट एआई का उपयोग करती है। इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सर्विस मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं है उसको इम्प्रूव करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। एनहेंस लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग यानी कि जो देख रेख है उसके लिए भी एआई का उपयोग किया जा रहा है।
प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा का बड़ी मात्रा में डेटा की प्रोसेसिंग के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे चैट बॉट है, साइबर अटैक प्रिवेंशन है, स्मार्ट पॉलिसी मेकिंग है, ये सारी चीज़ों के लिए क्या उपयोग किया जा रहा है? एआई। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये वर्तमान का ट्रेंड है। हेल्थ केयर मतलब आप देखें स्वास्थ्य सेवाएं में तो मेडिकल इमेज एनालिसिस, वर्चुअल असिस्टेंट, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, चैटबॉट, ये सारे एग्जांपल जो है आपके एआई के हैं जो कि हेल्थ केयर के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बात करें एआई की हिस्ट्री के एक आप सीक्वेंस आप देख सकते हैं। तो और शुरू की बात करें 1943 से पहले की, तो न्यूरल नेटवर्क के पहले भी 1923 में देखे रोसम यूनिवर्सल रोबोट्स, जिसे RUR नाम का जो है लंदन में खुला, जहां अंग्रेजी में रोबोट शब्द का पहला उपयोग हुआ। फिर न्यूरल नेटवर्क बना। फिर उसके बाद देखिए कोलंबिया में रोबोटिक्स शब्द। फिर उसके बाद एलन ट्यूरिंग जो है बुद्धि के मूल्यांकन के लिए ट्यूरिंग टेस्ट की शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए 56 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा। ऐसे ही इनको क्या बोला जाता है? एआई का पिताजी बोला जाता है। और इन्होंने इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा लिखी जिसका नाम था लिस्प। तो एआई प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं? लिस्प। और एआई के जनक किसे बोलते हैं? जॉन मैकार्थी को। तो ये आप ध्यान में रखिए। आगे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आपको PDF मिल जाएगी, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लेना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एआई की हिस्ट्री देखें। एआई की हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी? एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई होता क्या है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब इस मशीनों को इस प्रकार काबिल बनाना ताकि वो इंसान जैसे काम कर सके। मतलब इंसान जैसे देखकर सीख लेता है, देखकर काम कर लेता है, तो इस प्रकार मशीन भी यहाँ पे काम करेगी, उसे हम बोल देते हैं एआई। तो ये सारी चीज़ तो हमने देख ली है। साथ ही हमने हिस्ट्री भी देखें। हिस्ट्री भी आपको पता चल गई होगी कहाँ से शुरुआत हुई है, किस प्रकार डेवलप हुआ है। अब हम बात करते हैं एआई का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एआई का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। तो आप सिंपल अगर देखें तो आप देखिए, अगर यहाँ देखें हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य विभाग में या स्वास्थ्य सेवाओं के नज़रिए से देखें तो एआई का उपयोग यहाँ पे होता है। मतलब मशीन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग की जा रही है। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के क्षेत्र में देखें तो एआई का उपयोग किया जा रहा है। एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में ड्रोन वगैरह, रोबोट है, मशीन है बड़ी बड़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एआई के रूप में उपयोग की जा रही है कृषि में। एजुकेशन में हमने बात करे थे हिस्ट्री में, तो एजुकेशन में भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। आजकल रोबोट पढ़ाने लगे हैं। ई कॉमर्स यानी कि आप देखोगे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है वहाँ पे भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। मनोरंजन के लिए भी आप देखोगे तो बड़ी मात्रा में एआई का उपयोग किया जा रहा है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में तो ऑलरेडी है ही। ऑटोमेटिव जो है आप देखोगे, कार बनाने वाली कंपनियां हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे बड़े बड़े रोबोट्स हैं जो कार को असेंबल करने का काम करते हैं, कार को, बाइक को। सोशल मीडिया में देखोगे तो फेसबुक है, गूगल प्लस है, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, वहाँ पे भी आपको एआई देखने को मिलेगा। डेटा सिक्योरिटी के लिए भी आपको एआई जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस है, वित्त की जो व्यवस्था है, वित्त को मैनेज करना है। गेमिंग में, एस्ट्रोनॉमी में, इन सभी जगह में आपको एआई जो है देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक नज़र इनमें हम जो है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी। इसका मतलब होता है खगोल विज्ञान। इसका मतलब जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, अर्थ के बाहर का जो अध्ययन है, ग्रह उपग्रह, सूर्य का अध्ययन, आकाशगंगाओं का अध्ययन, उसे हम क्या बोल देते हैं? एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में एआई का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जटिल जो ब्रह्मांड की समस्याएं होती है कि ब्रह्मांड कैसे बना, किस प्रकार फैल रहा है, किस प्रकार क्या क्या चीज़ें हो रही, उसमें किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीज़ों को जानने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? एआई का उपयोग किया जा रहा है बड़ी मात्रा में। इसके अलावा हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की, तो पिछले 5 से 10 वर्षों में एआई जो है स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए बहुत ही अधिक फायदे का सौदा हुआ है और इसका उपयोग उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य सेवा उद्योग मनुष्य की तुलना में बेहतर और तेज निदान करने के लिए एआई का उपयोग कर रहा है। मतलब मनुष्य से ज़्यादा एआई जो है अच्छे से उसको मैनेज कर पा रही है, अच्छे से उसकी सेवाएं दे पा रही है। एआई डॉक्टरों को निदान यानी कि जो डायग्नोस्टिक है उसमें निदान में मदद कर सकता है। यह बता सकता है कि मरीज की हालत कब बिगड़ रही है ताकि अस्पताल में भर्ती होने से पहले मरीज तक जो है चिकित्सा सहायता पहुंच सके। यानी कि लाइव जो है जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसकी हेल्थ को यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है एआई के माध्यम से। इसके साथ ही गेमिंग की बात करें तो एआई का इस्तेमाल गेमिंग के लिए किया जा सकता है। एआई मशीनें शतरंज जैसी रणनीतिक खेल खेल सकती है जहां मशीन को बड़ी संख्या में संभावित स्थानों के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो फाइनेंस यानी वित्त के लिए, तो जो वित्त उद्योग होते हैं, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें एक दूसरे के लिए सबसे अच्छा मेल है। ठीक है, एआई और वित्त उद्योग वित्तीय प्रक्रियाओं में स्वचालन यानी ऑटोमेशन, चैटबॉट,
अनुकूली, बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, मशीन लर्निंग, इन सभी को लागू कर रहा है। कहाँ पे? वित्त में, यानी कि फाइनेंस में। डेटा सिक्योरिटी की अगर बात करें तो डेटा की सुरक्षा जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर एक कंपनी के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए भी। और डिजिटल दुनिया में साइबर हमले बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन सभी को देखते हुए अगर हम बात करें एआई की, तो एआई का उपयोग डेटा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। AEG बॉट जो है, यानी कि चैट बॉट का ही एग्जाम्पल है। AI2 प्लेटफॉर्म जैसे कुछ उदाहरण सॉफ्टवेयर बग और साइबर हमलों को बेहतर तरीके से निर्धारित करने के लिए यहाँ उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया में एआई की बात करें तो फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है जैसी सोशल मीडिया साइट्स में अरबों यूज़र की प्रोफाइल यहाँ पे होती है। अब बात होती है कि सोशल मीडिया में कुशल तरीके से डेटा को स्टोर कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें। तो इनकी आवश्यकता के लिए यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ रही है? एआई की पड़ रही है। एआई जो है भारी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित, मैनेज और साथ ही साथ बहुत सारी यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एआई नवीनतम रुझान जो वर्तमान है, हैशटैग है, विभिन्न यूज़र की आवश्यकता की पहचान, इन सारे डेटा को एनालिसिस करने का काम भी कर रहा है। इसके अलावा ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट की बात करें, मतलब परिवहन और यात्रा की बात करें तो इन उद्योगों में भी एआई की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एआई यात्रा से संबंधित विभिन्न कार्य करने में सक्षम है, जैसे यात्रा की व्यवस्था से लेकर ग्राहकों को होटल, फ्लाइट, सर्वोत्तम मार्ग जो है उसको रिकमेंड करना। यात्रा यानी कि जो ट्रैवल उद्योग है, एआई संचालित चैटबॉट का उपयोग कर रहे हैं ताकि समय पर जो यूज़र है उसकी रिक्वेस्ट या उसकी जो भी मतलब एक प्रकार से रिक्वायरमेंट है, सवाल है, उसका जवाब वो दे सके। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कुछ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, जैसे मान लो आपको ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो कार को असेंबल किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर रोबोट यानी कि एआई का उपयोग किया जा रहा है। बुद्धिमान जो होते हैं यानी कि इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पर पेश किया गया है। टेस्ला ने देखिए टेस्ला बोट नाम का जो बुद्धिमान एक प्रकार से वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पेश किया है। और बहुत सारी चीज़ें आगे देखने को मिल जाती है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में तो ऑलरेडी क्या है, एआई है, मतलब यहाँ पे एआई है, एआई की काफ़ी अधिक भूमिका है। आमतौर पर सामान्य रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि कुछ दोहराए जाने वाले कार्य कर सके। लेकिन अगर बात करें एआई की, तो एआई की मदद से बुद्धिमान रोबोट, आप देखे होंगे चिट्टी मूवी, मतलब रोबोट मूवी देखे होंगे, वहाँ पे जो चिट्टी होता है उसको रजनीकांत क्या कर देता है, उसमें प्रोग्रामिंग कर देता है एआई वाली, मतलब एआई उसमें लगा देता है। तो हालांकि उसका दुरुपयोग होता है परंतु एआई उसमें आ जाता है, फिर भी उसमें कॉमन सेंस नहीं होता, इमोशन लेस होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा वो अपने पिछले जो अनुभव होते हैं, मतलब अगर रोबोटिक्स में पिछले अनुभव के लिए यहाँ प्रोग्रामिंग कर दिया जाए, पिछले अनुभव से वो अपने कार्य कर सकता है। मानव सदृश, मानव जैसे रोबोटिक्स जो होते हैं एआई के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। एरिका और सोफिया नामक जो बुद्धिमान रोबोट है, मानव तरीके से दिखते हैं, मानव जैसे, और मानव जैसे ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट यानी कि हम अगर बात करें मनोरंजन की, तो वर्तमान में दैनिक जीवन में देखें नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, इन सभी में जो है हमको एआई आधारित एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे तो मशीन लर्निंग, एआई एल्गोरिदम की मदद से सेवाएं, जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है या शो है, उनकी सिफारिश भी करता है या दिखाता हमको। इसके अलावा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो है रिसोर्सेस, जो आपका लेबर होता है, श्रम होता है, धन यानी पैसे, समय की आवश्यकता होती है बहुत सारे। कृषि डिजिटल होती जा रही है वर्तमान में, और इसी के लिए कारण यहाँ पे एआई उभर रहा है। कृषि रोबोटिक्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठोस और जो फसल निगरानी है, पूर्वानुमान विश्लेषण के रूप में एआई का उपयोग किया जा रहा है। कृषि में एआई किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। इसके साथ ही ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, उस क्षेत्र में भी काफ़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ चुका है। इस कारण यहाँ पे एआई की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, जिससे अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने में लोग बाग एआई का उपयोग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही एजुकेशन, मतलब जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो एजुकेशन में एआई का उपयोग कैसे किया जा रहा है। देखिए ग्रेडिंग को ऑटोमेटिक कर दिया है। ट्विटर पढ़ाने के लिए अधिक समय मिल सकता है, मतलब ट्विटर को ये ग्रेडिंग को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तो ट्विटर मतलब जो पढ़ाने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। एआई चैटबॉट एक शिक्षण सहायक के रूप में छात्रों से क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन, मतलब छात्र अपने सवाल को पूछ सकते हैं और चैटबॉट उसका आंसर दे सकता है। भविष्य में एआई छात्रों के लिए एक व्यक्तिगत वर्चुअल ट्यूटर के रूप में काम कर सकता है, यानी कि जब आप अभी मनुष्य से पढ़ रहे हो उसी प्रकार आप आगे चलकर किससे पढ़ोगे, रोबोट या ट्यूटर से पढ़ोगे जो एआई से परिपूर्ण होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने बात करी किसकी, एआई के एप्लीकेशंस की। आपने समझ गए होंगे एआई के जो एप्लीकेशंस है वर्तमान में बहुत सारे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स में आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर कोई डाउट आता है एआई में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है, उसके पहले आपने क्या पढ़े हैं, एआई। एआई क्या है, जब मशीनों को इस हिसाब से काबिल किया जाता है, इस हिसाब से कैपेबल बना दिया जाता है ताकि वो मनुष्य जैसे काम कर सके, देखकर सुनकर या जैसे भी, उसको हम बोल देते हैं एआई। और एआई का ही एक एग्जांपल देखने को मिल जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है या एक प्रकार से एक सिस्टम है जिसके माध्यम से यूज़र की रिक्वेस्ट या यूज़र की जो क्वेरी होती है, यूज़र की समस्याएँ होती है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ सिंपल अगर देखें तो यहाँ देखिए आपको नॉलेज एक्सपर्ट बैठा हुआ है किसी विशेष क्षेत्र का। अभी नॉलेज एक्सपर्ट बैठा नहीं रहता, इसका जो भी ज्ञान है, इसकी खोपड़ी में जितना ज्ञान था उसका डाटा निकाल कर एक नॉलेज बेस तैयार किया गया। यानी कि जो ज्ञान का आधार होता है नॉलेज बेस, या सिंपल हम इसे बोलें तो इसे हम बोल देते हैं डाटाबेस। क्या बोल देते हैं, डाटाबेस। एक डाटाबेस तैयार किया जाता है डोमेन एक्सपर्ट के द्वारा। अब डोमेन एक्सपर्ट क्या है, मान लो चिकित्सा के क्षेत्र में एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अपनी एक विशेषज्ञता है, एक एक्सपर्ट व्यक्ति है वो, उसका डाटा निकाल कर एक डाटाबेस तैयार किया गया। उस डाटाबेस को ही क्या बोला गया, नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस को जो है यूज़र की रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए उपयोग करना है, तो सिंपल सी बात है, यूज़र इंटरफेस बनाना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, फीडबैक फॉर्म या जो भी है। यहाँ से यूज़र अपनी जानकारी फीड करेगा और सबमिट करके रिक्वेस्ट करेगा ताकि उसको रिस्पॉन्स मिल सके। तो यूज़र यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है किसके माध्यम से, यूज़र इंटरफेस के माध्यम से। अब यहाँ डाटाबेस है, डाटाबेस और यूज़र इंटरफेस के बीच में कम्युनिकेशन कौन करेगा, ये रूल्स इंजन होता है, या इसे हम इंटरफेरेंस इंजन बोल देते हैं। अनुमान जो रूल्स होता है, अनुमान इंजन होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, यूज़र रिक्वेस्ट को कहाँ भेजा जाता है, नॉलेज बेस में चेक किया जाता है, और नॉलेज बेस से निकाल कर फिर उसको यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि यहाँ सैंपल इनपुट करेगा वो, उसको एडवाइस यहाँ पे मिल जाएगी। और ये व्यक्ति कौन होता है, ये नॉर्मल यूज़र, यानी कि हम हो सकते हैं, नॉन एक्सपर्ट यूज़र हो सकते हैं। इसको जो भी समस्याओं का समाधान मिलेगा वो इफ़ देन के हिसाब से मिलता है। कैसे मिलता है, इफ़ देन के हिसाब से, ठीक है, यदि नहीं के हिसाब से और यदि तो के हिसाब से। तो जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति के पास से निकाल कर क्या बना दिया गया, एक नॉलेज बेस तैयार कर दिया गया है। तो इसको हम बोल देते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। चलिए आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, और आप जो है आगे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। और तो एक्सपर्ट सिस्टम जैसे कि मैंने बताया एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सिस्टम या टूल है जिसके द्वारा जटिल समस्याएं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, उनको हल करने और ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह निर्णय लेने के लिए, यानी डिसीजन लेने के लिए क्षमता प्रदान करने के लिए जिसको डिज़ाइन किया जाता है वो कहलाता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। आगे देखेंगे तो यह यूज़र के प्रश्नों को, जो भी यूज़र प्रश्न करता है उसके अनुसार लॉजिक और अनुमान, अनुमान का मतलब हो जाता है इंटरफेरेंस, इन रूल्स का उपयोग करके अपने नॉलेज बेस मतलब जो आप आधार देख रहे हैं, डेटा बेस होता है, उससे नॉलेज निकाल कर ये प्रस्तुत करता है। तो हमने पीछे भी देखे, यहाँ पे देखिए, जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वो इंटरफेस के द्वारा रिक्वेस्ट कर देगा, और यहाँ इंटरफेरेंस इंजन के द्वारा उसको कहाँ लाया जाएगा, नॉलेज बेस में। नॉलेज बेस में जो भी रिक्वेस्ट की गई उसका जो डाटा है वो सर्च किया जाएगा और उसको वापस एडवाइस, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। एक्सपर्ट सिस्टम एआई का एक हिस्सा है, हमने अभी देखे थे। जो पहला एक्सपर्ट सिस्टम है वो वर्ष 1970 में विकसित किया गया था, जो कि एआई का पहला सफल दृष्टिकोण था। साथ ही अपने नॉलेज बेस, जो डेटाबेस होता है, उसमें संग्रहित ज्ञान को निकालकर एक विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट के रूप में सबसे जटिल मुद्दे को हल करता है। मतलब जो भी पॉसिबल होता है सबसे अच्छा हल उसी को प्रोवाइड करता है कौन, एक्सपर्ट सिस्टम। यह प्रणाली एक मानव विशेषज्ञ की तरह तथ्यों, यानी कि जो फैक्ट होते हैं, जो इंटरफेरेंस यानी कि जो अनुमान होते हैं, इन दोनों का उपयोग करके जटिल समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए मदद करती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विशिष्ट डोमेन का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र। जैसे मान लो एक टीचर है कोई विशेष विषय का, तो टीचर हो गया क्या, विशेष डोमेन। इसका जो विशेष ज्ञान होगा उसको नॉलेज बेस में रखा जाएगा और इस विशेष डोमेन की किसी भी जटिल समस्या को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये सिस्टम एक विशिष्ट डोमेन जैसे चिकित्सा यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से हो सकता है, साइंस यानी रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें निकाल कर क्या बनाई जाती है, डेटाबेस, जिसे हम नॉलेज बेस बोल देते हैं। और उस नॉलेज बेस से जो है आगे जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उससे अच्छे से अच्छे परिणाम यानी रिस्पॉन्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के लिए एक्सपर्ट सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। किसी एक्सपर्ट सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसके ज्ञान आधार यानी नॉलेज बेस में संग्रहित जो डेटा होता है या विशेषज्ञ के ज्ञान पर आधारित होता है। जैसा हम ज्ञान उसमें स्टोर करेंगे उसी के आधार पर रिस्पॉन्स आएगा। अगर धोखे से गलत ज्ञान वहाँ पे भर दिया जाता है तो रिस्पॉन्स भी गलत दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मशीन की एक प्रकार से कमी बोल सकते हैं। जैसे के बी मतलब एक प्रकार से
नॉलेज बेस, क्या बोल देंगे, नॉलेज बेस। इसमें जितना अधिक ज्ञान संग्रहित होगा उतना ही अधिक वह सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता है। तो नॉलेज बेस में जितना अच्छा ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ही अच्छा वो हमको रिस्पॉन्स करेगा। अगर उसमें ज्ञान है ही नहीं नॉलेज बेस में, तो हमारे रिस्पॉन्स क्या होगा, ख़राब आएगा। एक्सपर्ट सिस्टम के सामान्य उदाहरण में गूगल सर्च भी हम देख सकते हैं। चलिए गूगल सर्च में आपको दिखाता हूँ। गूगल सर्च आप डेली उपयोग करते हैं, सभी लोग करते हैं गूगल सर्च का उपयोग। तो आप गूगल सर्च में जाओगे, यहाँ पर जब हम गूगल पर जाते हैं तो यहाँ आप कुछ लिखिए। मान लो हमने लिखे नॉलेज, नॉलेज नॉलेज हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने नॉलेज लिखे और नॉलेज में हमने इस प्रकार से गलत लिख दिए। देखिए नॉलेज मैंने गलत लिखा पर सजेशन के रूप में सही दे रहा ना। तो ये एक प्रकार से इसमें क्या है, इसमें अंदर जो गूगल में एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ इनबिल्ट है, तो वो हमको क्या बता रहा है कि नॉलेज आपने जो लिखे वो नहीं, आप नॉलेज यहाँ नीचे देखोगे तो ये सही है। तो इस प्रकार से यहाँ एक्सपर्ट सिस्टम काम करता है। आगे देखेंगे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। तो हमको डेंड्रियल देखने को मिल जाता है, ठीक है। डेंड्रियल हमने पीछे बात किए थे आगे और इसके बारे में देखने वाले हैं। माइसिन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो PXDS देखने को मिल जाता है, CA डेट देखने को मिल जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो डेंड्रियल की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से रासायनिक जो समस्या होती है, रसायन विज्ञान के ज्ञान के आधार पर जो कार्बनिक अणु होते हैं उसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम के रूप में इसका उपयोग किया गया है डेंड्रियल का, जो कि AI का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखें माइसिन। तो माइसिन जो है सिंपल बैक्टीरियल और मेनिंजाइटिस जैसे संक्रमण पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया है उसका पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं की सिफारिश और जो रक्त का थक्का जमने वाली जो बीमारी है उसके डायग्नोस्ट करने के लिए भी माइसिन का उपयोग किया जाता है। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, AI का। मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है और एक्सपर्ट सिस्टम आपका जो है AI का एक सबसेट है। इसके साथ ही PXDS की अगर बात करें तो जो फेफड़े होते हैं आपके, फेफड़े के कैंसर के प्रकार और स्तर को निर्धारित करने के लिए PXDS जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसका उपयोग किया जाता है। बीमारी का पता लगाने के लिए शरीर के ऊपरी हिस्से में से एक तस्वीर लेता है और जो उसकी छाया होती है, शैडो होती है, वो शैडो की तरह दिखती है और नुकसान के प्रकार और डिग्री की पहचान भी करता है। CADET जो है ये क्या करता है, ये डायग्नोस सपोर्ट सिस्टम है, नैदानिक एक प्रकार से सहायक प्रणाली है जो प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगाती है। तो ये चार हमारे क्या देखने को मिले, एग्जाम्पल देखने को मिले एक्सपर्ट सिस्टम के। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कंपोनेंट्स में आपको मुख्य रूप से तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। किसमें, एक्सपर्ट सिस्टम में। पहला तो देखने को मिलता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब जहाँ से यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है, प्लेटफॉर्म। फिर अनुमान जो इंजन होता है, रूल्स और एक प्रकार से रूल्स का कलेक्शन हम बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस इंजन। फिर उसके बाद देखने को मिलता है नॉलेज बेस। तो हम यहाँ देखेंगे तो आपको सिंपल देखने को मिल जाता है ये इंटरफेस। इंटरफेस किसका, यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्यों उपयोग किया जाता है, यहाँ से यूज़र रिक्वेस्ट करेगा जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो जानना चाहता है। और एक होता है डाटाबेस, जहाँ पे ये ह्यूमन एक्सपर्ट है उनका डाटा कलेक्ट करके रखा जाता है। इन दोनों मतलब नॉलेज बेस और इंटरफेस के बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कौन करता है, यहाँ इंटरफेरेंस इंजन करता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया। चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यूज़र आप देखोगे, यूज़र क्वेरी करेगा और ये एडवाइस उसको आएगी। तो ये यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इस इंटरफेस की मदद से एक्सपर्ट सिस्टम यूज़र के साथ बातचीत करता है, प्रश्नों को पढ़ने और प्रारूप इनपुट के रूप में लेता है। इसे इंटरफेरेंस इंजन को भेजा जाता है। मतलब यूज़र इंटरफेस किसको भेजता है, इंटरफेरेंस इंजन को। उसके बाद ये किसको भेजता है, ये नॉलेज बेस को भेजता है और वापस यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। अब यूज़र क्या होता है, नॉन एक्सपर्ट यूज़र होता है, जिसको सॉल्यूशन चाहिए होता है किसी प्रॉब्लम पर, ठीक है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इंटरफेरेंस इंजन ये होता है रूल्स ऑफ इंजन, यानी कि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे, मान लो आपके पास ये यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस क्या करता है भाई, यूज़र और यहाँ पे इंटरफेरेंस इंजन के बीच में कम्युनिकेशन करता है ताकि वो अपने सवाल पूछ पाए और उसको रिस्पांस मिल पाए। तो इंटरफेस के पास जैसे ही कोई सवाल आता है तो वो इंटरफेरेंस इंजन को भेजता है। इंटरफेरेंस इंजन किसको भेजता है, नॉलेज बेस को, और वापस रिस्पांस आता है तो यहाँ पे यूज़र को प्राप्त मिल जाता है। तो देखिए इंटरफेरेंस इंजन का मुख्य काम क्या है, इंटरफेस और नॉलेज बेस के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम किसका होता है, इंटरफेरेंस इंजन का होता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है देखिए डिटर्मिनिस्टिक यानी कि नियतात्मक, मतलब सिंपल अगर बोलें तो ये जो होता है इसका जो भी आउटपुट आता है डिटर्मिनिस्टिक का, वो सही होता है।
क्या होता है, सही होता है, नियतात्मक। और एक होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभाव्य, संभावित हम बोल सकते हैं। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा या जो भी निष्कर्ष आएगा वो अनिश्चित होता है। तो पहला हो गया निश्चित और एक हो गया अनिश्चित। यहाँ से सिंपल बोले तो निश्चित इंटरफेरेंस इंजन और दूसरा होता है अनिश्चित इंटरफेरेंस इंजन। दो प्रकार होते हैं इंटरफेरेंस इंजन के। इसके बाद हमको देखने को मिल जाता है क्या, नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस एक प्रकार का डाटाबेस होता है जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है। और नॉलेज बेस कब आपका परफॉर्मेंस अच्छा देगा, जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, यानी कि डोमेन एक्सपर्ट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की गई होगी। तो नॉलेज इंजीनियर का काम होता है इसके एक्सपर्ट की जानकारी को लेने का। तो नॉलेज बेस आप समझ गए, ठीक है, जो कि एक डाटाबेस के रूप में काम करता है। इसके अलावा आप इंटरफेरेंस इंजन भी समझ गए, उसके साथ ही आप यूज़र इंटरफेस समझ गए। इसके बाद कुछ सहायक चीज़ें देखने को मिल जाती है, मतलब इसके कंपोनेंट के रूप में एक्सपर्ट सिस्टम के विकास के लिए कुछ भागीदार देखने को मिल जाते हैं। तो भागीदार के रूप में देखने को मिल जाते हैं ह्यूमन एक्सपर्ट। ह्यूमन एक्सपर्ट से जो भी डाटा होगा, जैसे मान लो ये डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब चिकित्सा से रिलेटेड है, इसका जो भी ज्ञान है नॉलेज इंजीनियर के द्वारा किया गया, नॉलेज इंजीनियर के द्वारा इसका डाटा लिया गया और नॉलेज बेस तैयार किया गया। उसके बाद जो नॉलेज बेस है उसमें डाटा को निकालने के लिए कौन यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, यूज़र। तो यहाँ सहायक, देखिए यूज़र होगा तभी इसका उपयोग होगा, नॉलेज इंजीनियर होगा तभी ह्यूमन एक्सपर्ट का जो डाटा है वो यहाँ जाएगा, और ह्यूमन एक्सपर्ट होगा तभी जो है यहाँ नॉलेज बेस में सही डाटा जा पाएगा। तो तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कहाँ पे, एक्सपर्ट सिस्टम के विकास में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कंपोनेंट्स के रूप में, यहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम के विकास के बारे में। एक्सपर्ट सिस्टम का विकास कैसे हुआ तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है आपने पिछली क्लास में देख लिया। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब होता है एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम जो जिस प्रकार मनुष्य हमको रिप्लाई देता है, मनुष्य हमारी समस्याओं को समाधान करता है, उसी प्रकार ये कंप्यूटर प्रोग्राम भी हमारी समस्याओं का समाधान करता है। तो ये एआई का एक सबसेट है, एआई का ही एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें जाने, अब हम इसके विकास के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसको जो है माइसिन हमने देखे थे अभी पीछे, माइसिन आप देखे होंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ माइसिन आपने यहाँ पे देखिए, ये जो माइसिन है इसके बारे में देखें तो ये बैक्टीरिया का संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करती है, माइसिन का। ठीक है, तो माइसिन एक प्रकार का एक्सपर्ट सिस्टम है। तो इसी एक्सपर्ट सिस्टम के साथ में यानी कि इसका सहायता से हम क्या समझते हैं, इसके डेवलपमेंट यानी कि इसके विकास को समझते हैं। तो माइसिन का उदाहरण लेकर हम एक्सपर्ट सिस्टम की वर्किंग या उसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो एक्सपर्ट सिस्टम को एक्सपर्ट नॉलेज से परिपूर्ण किया जाना चाहिए। मतलब सिंपल हम बोले तो जो डाटाबेस है, डाटाबेस में आपका जो एक्सपर्ट डेटा डोमेन रहता है, जैसे मान लो चिकित्सा से रिलेटेड व्यक्ति है तो वो एक्सपर्ट है, तो उसका डाटाबेस तैयार होना चाहिए, यानी कि एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी यहाँ पे सॉल्व होगा प्रॉब्लम। पता चल रहा है किसी के पास ज्ञान है ही नहीं, मशीन के पास या इंसान के पास उससे सवाल पूछे जा रहा है, तो ऐसे में सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। तो माइसिन के मामले में जो जीवाणु संक्रमण के चिकित्सा क्षेत्र में एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो मानव एक्सपर्ट होते हैं उस डोमेन में कारणों, लक्षणों और अन्य नॉलेज के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। फिर माइसिन का जो डेटाबेस होता है यानी कि नॉलेज बेस होता है उसको सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। इसका परीक्षण करने के लिए डॉक्टर इसमें एक नई समस्या प्रदान करेगा। समस्या यह है कि रोगी यानी कि जो मरीज होता है उसके लक्षण, वर्तमान स्थिति, चिकित्सा इतिहास सहित विभिन्न जो विवरण दर्ज है उसकी बैक्टीरिया की उपस्थिति की पहचान के लिए यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। अब एक्सपर्ट सिस्टम को जो मरीज है उसके लिए एक प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनरीज भरवाने की आवश्यकता होगी, ताकि जो मरीज है, मरीज मतलब पेशेंट के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हो सके, जैसे कि उसका जेंडर क्या है, उसका आयु, उसकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल सके। अब जो सिस्टम है यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम ने सारी जानकारी एकत्रित कर ली। अब यह इंटरफेरेंस इंजन जो रूल्स होता है, रूल्स ऑफ इंजन हम जिसे बोलते हैं, उसका उपयोग करके नॉलेज बेस में स्टोर जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनको जो है इफ़ देन रूल्स के हिसाब से समस्या का समाधान ढूंढ लेगा और अंत में यूज़र इंटरफेस को क्या कर देगा, रिस्पॉन्स कर देगा। तो इस प्रकार से हमको एक्सपर्ट सिस्टम का जो कंप्लीट वर्किंग है या उसका विकास है वो देखने को मिल जाता है। कैसे, आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए। मान लो यहाँ पे एक जो नॉलेज एक्सपर्ट है उसका डाटाबेस तैयार किया गया, जिसे हम नॉलेज बेस बोलते हैं यानी कि डेटाबेस या केबी बोलते हैं। ठीक है, डाटाबेस तैयार किया गया। अब इसमें रिक्वेस्ट कैसे आएगी, यूज़र के द्वारा फॉर्म भराया जाएगा, उसकी जानकारी एकत्रित की जाएगी, क्वेरी की जाएगी, किसके माध्यम से, यूज़र इंटरफेस के माध्यम से। ये डाटा कहाँ जाएगा, इंटरफेरेंस इंजन। फिर यहाँ से नॉलेज बेस से डाटा सर्च करके रिवर्स आएगा रिप्लाई के रूप में और एडवाइस के रूप में रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाता है। तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो है एक्सपर्ट सिस्टम हमारी मदद करता है।
आगे बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस मतलब इसके अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इसके उपयोग होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। तो मुख्य रूप से देखें तो डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग डोमेन क्षेत्र में इसका उपयोग देखने को मिल जाता है, नॉलेज डोमेन में देखने को मिल जाता है, फाइनेंस में देखने को मिल जाता है, वित्त क्षेत्र में, डायग्नोस्टिक नैदानिक समस्याएं और ट्रबल शूटिंग जो डिवाइस होती है उसके लिए, प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए इसका उपयोग देखने को मिल जाता है। तो आपको एक लाइन से यहाँ पूरा कंप्लीट देखने को मिल जाएगा, आप इसको एक बार पढ़ लेना। जैसे डिज़ाइनिंग की बात करें तो कैमरा के जो लेंस होते हैं ऑटोमोबाइल्स, इनको बनाने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो यूज़र के लिए प्रासंगिक जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको प्रकाशित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फाइनेंस के क्षेत्र में देखें तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की संभावित जो धोखाधड़ी, फ्रॉड है, संदिग्ध गतिविधि, इसका पता लगाया जाता है इसके अनुसार। चिकित्सा यानी कि जो हेल्थ है उसके क्षेत्र में जो डिवाइस होते हैं उसके निदान और समस्या निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। योजना और प्लानिंग जो समय निर्धारण, उसके लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये आपको एक एप्लीकेशन के रूप में यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन मतलब उसको देखने के पश्चात हम देखेंगे एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसके फ़ायदे बताओ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अलग अलग प्रकार से डायमेंशन देखना है। तो देखिए एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी कोई मेमोरी लिमिट नहीं है, मतलब जितना आप स्टोर करना चाहे उतना आपका जो नॉलेज बेस है वो तगड़ा बनते जाएगा, परंतु ये चीज़ें आपकी मानव में पॉसिबल नहीं है। हाई इफिशियंसी का मतलब हो जाता है जितना आप धीरे धीरे जो है डेटाबेस अपडेट करते रहोगे, नॉलेज बेस, तो वो उतना अधिक जो है अपडेट होते रहेगा और अच्छे से अच्छे अपनी परफॉर्मेंस देगा। तो हाई इफिशियंसी यहाँ देखने को मिल जाती हैं। आप किसी व्यक्ति से सॉल्यूशन पूछोगे तो किसी विशेष क्षेत्र में ही वो सॉल्यूशन देगा, परंतु एक्सपर्ट सिस्टम से पूछोगे तो वो हर क्षेत्र में देगा, क्योंकि इसके पास हर अलग अलग क्षेत्र के जो एक्सपर्ट डोमेन एक्सपर्ट थे, उन्होंने यहाँ डेटाबेस तैयार कर दिया है नॉलेज इंजीनियर के माध्यम से। तो एक्सपर्टाइज इन अ डोमेन यानी कि हर एक क्षेत्र में एक्सपर्ट हो चुका है एक्सपर्ट सिस्टम। किसी भी इमोशन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे, मान लो नींद आना या फिर भूख लगना, मौसम ठंडी लगना, ये सारी चीज़ें मनुष्य के लिए है, ना कि मशीन के लिए। तो एक्सपर्ट सिस्टम इनसे प्रभावित नहीं होता। हाई सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है एक्सपर्ट सिस्टम में, क्योंकि मशीन है। इसके अलावा ऑल फैक्ट्स को ये कंसीडर करती है और रेगुलर अपडेट होते रहती है, तो ऑटोमेटिक इंप्रूव होते रहती है, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ते जाती है। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेना, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। थोड़ा सा इसके लिमिट्स देख लेते हैं या इसके घाटे देख लेते हैं। तो डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे हमको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, आगे बात करेंगे। टाइम एंड कॉस्ट है, स्पेसिफिक है, इमोशनलेस है, कॉमन सेंस है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी की। तो एक्सपर्ट सिस्टम को मैनुअली रूप से अपडेट करने की आवश्यकता होती है। ऑटोमेटिक अपडेट होता है कि नहीं, क्योंकि नॉलेज जो है किसी व्यक्ति के पास है और हमने नॉलेज बेस तैयार किया है इंजीनियर के माध्यम से। तो इंजीनियर का टास्क होता है कि वो मैनुअली उसको अपडेट करते रहे। अगर अपडेट नहीं होता है तो डेटा जो है आपका इंटीग्रिटी देखने को नहीं मिल जाती, मतलब किसी किसी चीज़ों के लिए यहाँ जानकारी की कमी देखने को मिलती है। इसे बोल देते हैं डेटा इंटीग्रिटी की कमी। टाइम एंड कॉस्ट, देखिए एक्सपर्ट सिस्टम को इंस्टॉल करने या उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा धन की आवश्यकता होने की, कॉस्ट की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमको थोड़ा सा कमी देखने को मिल जाती है। स्पेसिफिक यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम आमतौर पर एक विशिष्ट डोमेन के लिए विकसित किया जाता है। हर एक चीज़ों के लिए विकसित करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ कमी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इमोशनलेस, अब भाई इमोशनलेस है तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार मनुष्य अपनी करंट में डिसीजन मेकिंग कर लेता है उसी प्रकार अगर मशीन करने लगे तो अच्छा रहेगा, परंतु मशीन के पास इमोशन नहीं होता। यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन हमको जो है गलत समझकर गलत दे सकता है, यानी कि वो अगर फील गलत कर ले या फिर उसको समझ में ना आए तो वो गलत दे देगा आंसर। जैसे गूगल ट्रांसलेट आप करते हैं कि नहीं, गूगल ट्रांसलेट में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रांसलेट बहुत बेकार आ जाता है, यानी कि अपोजिट आ जाता है। तो वो भी एक प्रकार से इमोशनलेस का ही एग्जांपल है। कॉमन सेंस, एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कॉमन सेंस मुख्य मुद्दा है। वे कभी कभी कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं क्योंकि उन्हें नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस यहाँ पे देखने को मिलता है कि कॉमन सेंस नहीं है। तो ये कुछ कमी है एक्सपर्ट सिस्टम की। इसके अलावा आप इनमें एग्जाम्पल में यहाँ देख लेना कि जो पारंपरिक कन्वेंशनल जो सिस्टम है उसमें और जो एक्सपर्ट सिस्टम है दोनों में अंतर पढ़ लेना, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप लिख सके। ठीक है, दोनों में अंतर देख लेना। इसके अलावा एक और अंतर है, जो मानव ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, मतलब हम
और एक एआई एक्सपर्ट होता है, यानी कि कृत्रिम विशेषज्ञ। तो इन दोनों में भी आप अंतर यहाँ पे देख लेना, ताकि आपको दोनों ही चीज़ें यहाँ समझ में जाए। तो यहाँ पे आपका एक्सपर्ट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में आप कंप्लीट पढ़ लेना कहाँ पे, पीडीएफ में, या फिर इसके लिए आपको वेबसाइट में भी जा सकते हैं। आप वेबसाइट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, वीडियो ट्यूटोरियल के साथ में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? तो आप सिंपल अगर देखें तो आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं वर्तमान में। इंटरनेट का अगर उपयोग करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होगी जिसका उपयोग आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से उसको ओपन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन अपने पास में बैठे बैठाए कर सकते हैं। बल्कि आप देखिए अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में वो वेबसाइट नहीं है, फिर भी आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं दूर स्टोर, यानी कि वो वेबसाइट कहाँ स्टोर है? सर्वर में। तो सर्वर में जो भी डाटा स्टोर है उसको आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से इंटरनेट की सहायता से मैनेज कर पा रहा है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप उसकी सर्विसेज उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लो आप गूगल ड्राइव का उपयोग करते हैं, आप वन ड्राइव का उपयोग करते हैं, या फिर आप जो है जो एप्पल का क्लाउड होता है उसको उपयोग करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग है। यानी कि आप अपने पास स्टोर करने की जगह नहीं है, आप कहीं दूर स्टोर कर रहे हैं, साथ ही उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहा है। ये सारे काम आप अपने घर बैठे इंटरनेट की सहायता से कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसी कौन सी श्रेणी में आ जाता है? ये आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग की श्रेणी में आ जाता है। इसका मतलब अपने मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं कहीं दूसरी जगह, आप अपने सर्वर पर, या वेब होस्टिंग, डोमेन नेम, ये सारी फैसिलिटी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की श्रेणी में आ जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग अलग प्रकार भी देखने को मिलेंगे, तो इनको हम जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तकनीकी प्रणाली है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी सिस्टम है जिसमें डेटा और जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ, यानी कि जो सर्वर होता है, सर्वर पर स्टोर है, सर्वर पर कहीं स्टोर है, उस पर स्टोर होने के बावजूद भी हम उसे मैनेज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, फिर से स्टोर कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अपने घर बैठे, जबकि हमारे सिस्टम में वो चीज़ें नहीं हैं। तो वो कौन सी श्रेणी में शामिल कर लिए जाते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग की श्रेणी में शामिल कर लिए जाते हैं। इस प्रणाली में यूज़र को कंप्यूटिंग संसाधन जैसे कि स्टोरेज है, प्रोसेसिंग पावर है, एप्लीकेशंस है, डेटा है, नेटवर्क रिसोर्सेज है, इन सारी चीज़ों की जो है आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड के आधार पर ये मिलते हैं। आप जितना सर्विस लोगे, जिस हिसाब की सर्विस लोगे, वो आपको उसमें पे करना पड़ेगा। आपकी डिमांड के आधार पर ये सारी क्वेरीज आपकी पूरी की जाती है, जिससे भी अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे स्केल कर सके, यानी कि बढ़ा सके या घटा सके। साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ मुख्य उदाहरण जैसे कि वेब होस्टिंग इसमें मुख्य रूप से शामिल हो जाता है। वेब होस्टिंग क्या होती है? मतलब आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अगर लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वर पर आपको स्टोर करना पड़ेगा। उस सर्वर में एक छोटी सी जगह आपको मिलती है, 10 GB, 20 GB, 50 GB, 1000 GB। तो वो 10 GB, 20 GB वाली जो जगह है, उसी की जगह हम क्या कर देते हैं? हमारी वेबसाइट स्टोर। तो उसी को हम बोल देते हैं वेब होस्टिंग। मतलब हमारे पास जगह नहीं है वैसी, हम कहीं और कर रहे हैं। तो ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगी? क्लाउड कंप्यूटिंग की श्रेणी में। डेटा को स्टोर करना और डेटा का बैकअप लेना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग में। ऑनलाइन की बात हो रही है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर पा रहे हो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, वर्चुअल डेस्कटॉप का उपयोग कर पा रहे हो, ठीक है, जबकि डेस्कटॉप नहीं है उसके लिए भी आप उपयोग करते हो क्लाउड कंप्यूटिंग का। आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यह तकनीक आमतौर पर जो बिजनेस होते हैं, व्यवसाय होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कुछ पर्सनल व्यक्ति होती हैं, उनके द्वारा उपयोग की जाती है। इससे जो है लाभ मिलते हैं, क्योंकि देखिए लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्केलेबिलिटी यानी कि बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और जो कॉस्ट होती है वो उतनी नहीं आती जितनी कि हम उसे खरीदते हैं, क्योंकि हमको छोटा सा जगह चाहिए ना, हमने फैसिलिटी का पैसा दिए हैं, ना कि पूरे सॉफ्टवेयर या पूरा जो स्टोरेज है वो खरीदने का दिए हैं। तो ये लागत की भी काफ़ी कमी हो सकती है। और पहुँच की तो बात सिंपल है कि भाई हम कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर हम देखेंगे तो अमेजन वेब सर्विसेज हमको देखने को मिल जाती है सर्वर के रूप में, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा IBM क्लाउड है। ये सब जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर के रूप में जाना जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ प्रकार होते हैं जो कि दो कैटेगरी में, एक तो प्लेस यानी कि स्थान के आधार पर, या उनकी सर्विस एक प्रकार से हम देखें तो कितनी दूरी तक या कौन कौन यूज़ कर सकता है उसके आधार पर टाइप है। दूसरा टाइप है सर्विसेज के आधार पर। तो पहला हम देखें प्लेस यानी कि उसके स्थान के आधार पर कितने लोग या किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। तो एक तो होता है पब्लिक यानी सार्वजनिक,
प्राइवेट मतलब निजी, और हाइब्रिड मतलब इन दोनों को अगर जोड़कर यहाँ ला दिया जाए, कलेक्ट कर दिया जाए तो हाइब्रिड। कम्युनिटी का मतलब एक समुदाय के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, कोई विशेष ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, रिसर्चर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, तो इनका उपयोग करते हैं, तो ये कम्युनिटी कहलाती है। अब होती है सर्विसेज के अकॉर्डिंग, तो सर्विसेज में हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हमको देखने को मिल जाता है IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देखने को मिल जाती है यानी कि PaaS, आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देखने को मिल जाती है यानी कि SaaS, और एक मिल जाती है रोबोटिक्स एज अ सर्विस यानी कि RaaS। ठीक है, एक और हो जाती है आपकी FaaS देखने को मिल जाती है, फंक्शंस एज अ सर्विस, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड जो सर्विस है, तो सार्वजनिक क्लाउड इसे हम बोल सकते हैं। ये थर्ड पार्टी यानी तीसरे पक्ष के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है और पब्लिक नेटवर्क के माध्यम से सर्विसेज को प्रदान करता है, मतलब बहुत सारी यूज़र्स को सर्विस और रिसोर्सेज का उपयोग करने की अनुमति ये देता है, इसलिए इसे क्लाउड यानी पब्लिक क्लाउड बोला जाता है। जैसे अमेजन का देखें तो अमेजन वेब सर्विस हम देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर देख सकते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, ये सभी जो है पब्लिक क्लाउड की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरा जो हमको देखने को मिलता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड की अगर बात करें तो इसे निजी क्लाउड बोल सकते हैं, किसी विशेष संगठन के लिए होता है, कंपनी के निजी नेटवर्क के अंदर ही अगर सर्विस मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी प्रदान करना है, तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, प्राइवेट, यानी कि एक कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा उपयोग करना है। जैसे VMware वी क्लाउड स्वीट है, IBM क्लाउड प्राइवेट है, ये सब जो है आपके प्राइवेट क्लाउड सिस्टम के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो ये हो जाता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कुछ सर्विस आपकी सार्वजनिक होगी और कुछ सर्विस आपकी निजी होगी, तो इन दोनों को हम आवश्यकता अनुसार स्केल कर सकते हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देखिए कम्युनिटी यानी समुदाय के आधार पर कुछ समूह या कुछ समुदाय के द्वारा इसको जो है प्रबंधित किया जाता है, रिसोर्सेज को जो है मैनेज किया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र या उद्यम के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर, उनके लिए जो बना दी हमने कम्युनिटी क्लाउड, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कम्युनिटी क्लाउड, रिसर्चर्स के लिए कम्युनिटी क्लाउड बना दिए, फाइनेंस, इन सभी के लिए अलग अलग जो कम्युनिटी होती है वो कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। तो आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये हो जाते हैं आपके प्लेस के अकॉर्डिंग। दूसरा जो होता है आपका किसके अकॉर्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सर्विस के अकॉर्डिंग। तो पहला हो जाता है आपका IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो ये होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस शामिल होती है, इसमें विभिन्न रिसोर्सेज जैसे कि सर्वर है, स्टोरेज है, नेटवर्क है और अन्य इसी प्रकार के स्टैंडर्ड यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। व्यक्ति जितना इसको यूज़ करेगा उस हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरी कहलाती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उसको किस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिला है, विकसित करने के लिए एप्लीकेशन को, टेस्ट करने के लिए, डिप्लॉय यानी कि सेटअप बनाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म की जो पहुंच है वो प्रदान करता है, जिससे भी अपनी एप्लीकेशन को तेज़ी से बना सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ये कहलाती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट जो होती है आपकी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि आपको किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज़ करने मिला है, जैसे कि ऑफिस सूट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, वेब आधारित सर्विसेज हो सकती है, तो ये किस श्रेणी में आ जाएगी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। इसके साथ ही RaaS यानी रोबोटिक्स एज अ सर्विस, वर्तमान में इसकी मांग काफ़ी उभर रही है, यानी कि उभरती हुई टेक्नोलॉजी से हम बोल सकते हैं, उभरती हुई क्लाउड कंप्यूटिंग इसे हम बोल सकते हैं। तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को सर्विस के रूप में प्रदान किया जाता है। यूज़र को रोबोट को भाड़े पर ले सकते हैं, ठीक है, भाड़े पर मतलब किराए पर ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स है, विनिमय यानी कि उसको एक्सचेंज करना है, उद्योग है, इन सभी में इस टेक्नोलॉजी या इस सर्विस का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई हमारी दोनों ही, मतलब जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग उसके दोनों प्रकार हो गए, सर्विस के अकॉर्डिंग भी और प्लेस के अकॉर्डिंग भी। आगे देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के कई लाभ होते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ देखें तो स्केलेबिलिटी है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, सिक्योरिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, कोलैबोरेशन एंड रिलायबिलिटी है, अपडेट एंड एक्सचेंज है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इन सभी को आप एक एक लाइन में यहाँ पे समझ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो स्केलेबिलिटी मतलब फैलाव, जितना हमको ज़रूरत है उतनी हम उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं, तो यह कहलाती है आपकी स्केलेबिलिटी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाता है कि भाई जितना आप सर्विस या रिसोर्सेज लोगे उसके लिए आपको उतना पैसा देना पड़ेगा, आपको खरीदना थोड़ी है, आप उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कॉस्ट एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी सिंपल सी बात है भाई, जिसके लिए हम पैसा प्रोवाइड कर रहा है उसको चार्जेस दे रहे हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत अधिक देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ प्राइवेसी भी हमको देखने को मिल जाती है।
एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो जाता है जहाँ इंटरनेट है, जहाँ डिवाइस है आपके पास, वहीं से आप कहीं से भी रिसोर्सेज को उपयोग कर सकते हैं जहाँ आपके रिसोर्सेज रखे हुए हैं क्लाउड में। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आपको कोलैबोरेशन एंड रिलायबिलिटी, तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़र को सहयोगी और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न जो डेवलपमेंट है, डेवलपर है, उनके द्वारा बनाई गई अनेक सेवाएं होती है जो यूज़र को अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनने की सुविधा भी देता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा अपडेट एंड एक्सचेंज। तो देखिए क्लाउड सेवाएं आधुनिकीकरण की अनुमति देती है, यानी कि एक प्रकार से हम अपडेट करने की फैसिलिटी होती है। हम जब चाहें जब हमारी फीचर्स को अपडेट कर सकते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, रिसोर्सेज है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़र को अपनी सेवाओं के विभिन्न टैरिफ प्लान, मतलब अपने अनुसार जो भी हमको उपयोग करना है, उसके बजट है, आवश्यकता, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी की सुविधा भी देती है कि ज़रूरत के हिसाब से यूज़र उसमें बदलाव कर सकता है। तो यहाँ पे हमने बात करें किसकी, जो हमारे इसके फ़ायदे थे, किसके, क्लाउड कंप्यूटिंग के, इनके बारे में जाने। आगे हम बात कर सकते हैं इसके क्या, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आप देखो, एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, एक नज़र देख लेना यहाँ पे। डेटा स्टोरेज और बैकअप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हमने देख लिए, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसके बाद हमको बिग डेटा एनालिसिस के लिए इसका उपयोग देखने को मिल जाता है। बिग डेटा होता क्या है, तो डेटा आज की डेट में नॉर्मल सब समझते हैं, पर वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, जो भी प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा जो जनरेट डेटा है बड़ी मात्रा में, उसे हम बिग डाटा बोलेंगे। आगे बात करेंगे इसकी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी बात करेंगे, यानी कि सेंसर्स के अकॉर्डिंग सारी डिवाइसेस आपस में जुड़ी है, जैसे स्मार्ट होम है, ठीक है, स्मार्ट सिटी हम बात करें तो ये सब क्या है, IoT। इसके साथ ही डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन के रूप में। डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटिंग फॉर IoT डिवाइसेस, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज और देखें तो आपको गूगल प्ले स्टोर भी क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, मूवीज़ एंड TV आप देख सकते हैं लाइव, बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक है, गेम्स है, न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें क्या है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सर्विस है। आप क्लाउड गूगल प्ले स्टोर तो सभी ने चलाया होगा, देखिए आप PC का इस प्रकार का एनवायरनमेंट होता है, और मोबाइल का भी आप इसी प्रकार देखोगे तो आपको ऐसे ही सर्च बार मिल जाता है, जिसमें आप बोलकर भी सर्च कर सकते हैं। अपने मन चाहे कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। गूगल का प्लेटफॉर्म है गूगल प्ले सर्विस, तो आप इसके बारे में यहाँ पढ़ लेना। दूसरा आपको देखने को मिलेगा एप्पल प्ले स्टोर। एप्पल प्ले स्टोर जो होता है iOS डिवाइसेस के लिए होता है, तो ये एप्पल कंपनी के द्वारा यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल से रिलेटेड सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसके बारे में यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं IoT की। IoT क्या है? IoT का मतलब हो जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये होता क्या है? तो आप सिंपल अगर देखोगे तो अपने आसपास आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल। जैसे मोबाइल की बात करें, मोबाइल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। GPS मिलेगा, आप धूप में जाओगे तो आपके मोबाइल का स्क्रीन जो है ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और अगर छाँव में जाओगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये सारे एग्जाम्पल किसके थ्रू कनेक्ट हो जाए? इंटरनेट के थ्रू। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। और जब भी हम इसको जो है हम जैसा सोचें, हम जैसा चाहें वैसा वो मैनेज होते रहे ऑटोमेटिक इंटरनेट की सहायता से, हमारे विचार मतलब हमारी ज़रूरत कम पड़े कम से कम, तो इसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आप उदाहरण के लिए देखोगे तो आप जो है जैसे मान लो AC की बात करें तो AC जो है आपका एयर कंडीशनर जो होता है वो घर में, अगर वो गर्मी में क्या दे? ठंडी हवा, और ठंडी में वो गर्म हवा दे खुद के अकॉर्डिंग, तो वो कैसा है? इंटरनेट के अनुसार वो है, एनवायरनमेंट के अनुसार कनेक्ट है, और उसमें जो है सेंसर्स के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। साथ ही मोबाइल भी आपका ऑटोमेटिक चलता है। वाईफाई की अगर बात करें, ठीक है, आपके पास जो है वेयरेबल डिवाइस है, ईयरफोन वगैरह है। उसके बाद माइक्रोफोन आप देखोगे, ठीक है, आपके घर में सभी जो डिवाइसेस है वो इलेक्ट्रिक का मतलब एक प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है। जैसे मान लो बल्ब वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी जितनी चीज़ें हैं, जब आप सोच रहे हैं तब लाइट बंद हो जा रहा है, जब आप सोच रहे हैं तब लाइट चालू हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये है IoT का एग्जाम्पल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल। तो चलिए जानते हैं इसको विस्तार से। और तो IoT का फुल फॉर्म आपने समझ गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वे सारे डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट रहकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और वे सभी इसी के अंदर आते हैं। मतलब जितने भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डाटा को एक्सचेंज करते हैं, और जो भी डाटा है वो ज़रूरी डाटा उसको जो है शेयर करते हैं। तो IoT वो है स्मार्ट डिवाइस जो एक दूसरे से डेटा को सेंड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं,
और ये बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी है जो वर्तमान में चालू हो चुकी है और आगे भविष्य में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका पूरा नाम तो आप समझ गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें आप जो है दैनिक जीवन के जो उपयोग की सभी चीज़ें हैं, जैसे जो भी आपके घर के मशीनरी है उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने पास बैठे। अभी आपको क्या करना पड़ता है, स्विच बोर्ड जाना पड़ता है और बंद करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है, पर अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए तो आप कहीं से भी उसको बंद चालू या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट कर दें और सभी को हम घर बैठे या कहीं से भी उसको मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको कॉफ़ी मेकर्स देखने को मिल जाता है। कॉफ़ी मेकर्स आपने देखा ही होगा, कॉफ़ी बनाने वाली मशीन, वो भी एक इसका एग्जाम्पल है, इंटरनेट से कनेक्ट है और वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपके सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रही है। वॉशिंग मशीन आज की डेट में बहुत सारी आ गई है, ठीक है, एआई से परिपूर्ण आ गई है, जो कि आपका जो है आईओटी के एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिल जाती है। इंटरनेट से कनेक्ट है, आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं कहीं से भी। हेडफोन वगैरह आपके देखने को मिलेंगे बहुत सारे, जो किसका एग्जाम्पल है, आईओटी का। वेरेबल डिवाइस जैसे आपका स्मार्ट वॉच हो सकती है, अन्य कोई डिवाइस हो सकती है, वो भी सब क्या है, आईओटी की ही एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशंस, तो स्मार्ट हाउस आप देखोगे तो स्मार्ट हाउस में देखिए एक मोबाइल से सारे घर की जो डिवाइसेस उसको मैनेज कर सकते हैं आप, किसके माध्यम से, इंटरनेट से कनेक्ट है, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, स्मार्ट हाउस। और किसका एग्जाम्पल है, ये आईओटी का एग्जाम्पल है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप हाथ में पहने जाने वाली बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखे होंगे, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, आईओटी का। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आईओटी का, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद आप देखोगे तो इसमें देखिए स्मार्ट हाउस, तो यहाँ आईओटी की सहायता से स्मार्ट थर्मोस्टेट, लाइटिंग सिस्टम, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी जो कैमरे होते हैं और अन्य जो स्मार्ट डिवाइसेस होती है उसको निर्माण किया जा सकता है और कहीं से भी उसको मैनेज किया जा सकता है, यानी कंट्रोल किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल आईओटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो होती है टेक्नोलॉजी को जो आधुनिक मतलब एक प्रकार से जो औद्योगिक सेटिंग है उसको उपयोग किया जाता है, जैसे कि पूर्वानुमान लगाने के लिए, रखरखाव, संपत्ति का पता लगाने के लिए, दूर से मॉनिटरिंग करने के लिए, और जो भी आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं है, प्रोसेसिंग है, उसको अनुकूल करने के लिए आईओटी का उपयोग किया जा रहा है। हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आईओटी का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जो रोगी है, रोगी मतलब जो पेशेंट है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, हेल्थ केयर का मतलब जो है आईओटी का उपयोग किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी हमने देखे थे, तो स्मार्ट सिटी में देखिए स्मार्ट जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, जो आपका बुद्धिमान बुनियाद है, बेसिक है, कचरा प्रबंधन यानी कि जो गार्बेज मैनेजमेंट है, पर्यावरण मॉनिटरिंग है, सार्वजनिक सुरक्षा है, ये सभी चीज़ें इंटरनेट का उपयोग करके मतलब मैनेज की जा रही है, किसके द्वारा, स्मार्ट सिटी यानी कि आईओटी के द्वारा। रिटेल यानी कि जो खुदरा यानी कि चिल्लर होते हैं, ठीक है, उसमें इंटरनेट का उपयोग करके इन्वेंट्री प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला की अनुकूलन, ग्राहक एनालिटिक्स, ग्राहक का विश्लेषण करना, व्यक्तिगत विपणन, मार्केटिंग, ठीक है, खरीदारों के लिए अनुभव को सुधारने, ये सारी चीज़ें मैनेज की जा रही है आईओटी के माध्यम से। तो यहाँ पे हमने बात करें कुछ एग्जांपल एप्लीकेशंस किसके, आईओटी के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ देखिए कृषि के क्षेत्र में हम देखें, परिवहन लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, ठीक है, ऊर्जा प्रबंधन है, पर्यावरण मॉनिटरिंग है, ये सारी जगह आपको एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं आईओटी के। आप एक बार पढ़ लेना इसको। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म जिसका नाम है बिग डाटा। तो डाटा तो आप समझते होंगे, फैक्ट वगैरह जो भी होते हैं वो सब कहलाते हैं डाटा, पर बिग डाटा है क्या। बीते कुछ वर्षों में देखें तो नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, इसके साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसी से रिलेटेड है, जिनके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में डाटा जनरेट हो रहा है। तो वो डाटा को ही हम क्या बोल देते हैं, बिग डाटा, यानी बड़ी मात्रा में डाटा को हम बिग डाटा की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक स्टडी के अनुसार आज ह्यूमन प्रतिदिन यानी कि हर रोज 2.5 क्वांटिलियन, देखिए 2.5 क्वांटिलियन बाइट का डेटा प्रोड्यूस करते हैं। यह डेटा अलग अलग फॉर्मेट जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, वीडियो हो सकता है, या अन्य कोई फॉर्म में हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका बिग डाटा है। जैसे फेसबुक पोस्ट से लेकर यूट्यूब वीडियो और ईमेल तक ह्यूमन द्वारा जनरेट किए जाने वाले डाटा में हर दिन वृद्धि होती जा रही है। प्रतिदिन आप देखोगे तो बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। यह डेटा उतना अधिक है कि ट्रेडिशनल डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग सिस्टम द्वारा मैनेज नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरत किसकी होती है, बिग डाटा की होती है। मतलब बिग डाटा को मैनेज करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो बिग डाटा की सिचुएशन कई ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट द्वारा फेस की जाती है। इसके अलावा बिग डेटा भी एक प्रकार से डेटा है, लेकिन एक विशाल मात्रा में हो सकता है। बिग डेटा एक शब्द है जिसका उपयोग डेटा के संग्रह का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो आकार में बहुत बड़ा होता है, समय के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है।
इस तरह के जो डेटा है इतने बड़े हैं, जटिल है कि कोई भी पारंपरिक डेटा प्रबंधन उपकरण यानी कि जैसे हार्ड डिस्क है या जो हम उपयोग करते हैं उसके द्वारा इसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे बिग डेटा की श्रेणी में रखा जाता है। इसके फायदे क्या है? बिग डेटा एनालिटिक्स के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड, मतलब वर्तमान में ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, या फिर कस्टमर बिहेवियर को पहचान सकना, उसी अनुरूप अपने प्रोडक्ट को बनाना, सेल्स जनरेट करना, ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से की जा रही है? बिग डेटा के माध्यम से। तो बिग डेटा जो है, जैसे मान लो कोई वेबसाइट आपने खोला, तो वेबसाइट में आपने जो सर्च किया है फ्लिपकार्ट में, वो चीज़ें आपको जितनी भी वेबसाइट खोलोगे वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। ये किसका जो है आपको असर देखने को मिल जाता है? बिग डेटा का। तो बिग डेटा से ही कैलकुलेट होता है सारी चीज़ें। बिग डेटा के आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति यूज़र के बिहेवियर को पहचान सकती है। जैसे मैंने बताया, गूगल में आप कोई भी चीज़ सर्च करो, वो चीज़ आपके जो है हर एक वेबसाइट में आने लगेगी। कब तक? जब तक कि आप उसे खरीद ना लो, ठीक है। ये तो ट्रेंड है एक तरीके का, या पैटर्न बोल सकते हैं। बिग डाटा एनालिसिस के आधार पर प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही बिग डेटा एनालिसिस के माध्यम से कस्टमर्स को उनकी पसंद के अनुसार प्रोडक्ट के एड्स दिखाए जा सकते हैं ताकि वो उन्हें अधिक से अधिक रुझान दे सके और ख़रीद सके। वो अपाचे, हेडोप ओपन सोर्स और बिग डेटा के स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल का प्रयोग करता है। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज प्रतिदिन व्यापार से संबंधित लगभग 1 टेराबाइट डेटा उत्पन्न करता है। हर दिन लगभग 500 से ज़्यादा टेराबाइट डाटा सोशल मीडिया साइट फेसबुक है, इसमें डेटाबेस में शामिल होता है। यह डेटा जो होता है मुख्य रूप से फ़ोटो, वीडियो अपलोड और मैसेज एक्सचेंज, कमेंट डालने आदि के संदर्भ में होता है। एक सिंगल जेट इंजन 30 मिनट की उड़ान के समय 10 टेराबाइट से भी ज़्यादा डाटा उत्पन्न करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डाटा के, तो आप यहाँ देख सकते हैं। हमने पढ़े बिग डाटा, और बिग डाटा के पहले हमने पढ़े IoT। दोनों ही चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और ये टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ आपके जो है जो आपका फोर्थ यूनिट हम पढ़ रहे हैं अभी, कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। जो भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इससे रिलेटेड। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।